गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया हूँ मैं। होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। कल बच्चों हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन सब से एसोसिएटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा और शानदार तरीके से आपको पता चला कि हाँ जी, मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोमल जी। थैंक यू पूछने के लिए। तो बच्चों बात यहाँ पर है कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन सब से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने दो लेक्चर्स में देखी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम लोग जो बात करेंगे उसके आगे प्रोसीड करेंगे, आगे कुछ चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला कल हम लोगों ने वेब के बारे में देखा था ना, इंटरनेट वेब के बारे में हम लोगों ने कल देखा था कि इंटरनेट की जो दुनिया है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, जिसे हम लोग वेब 1.0 के नाम से हमने जाना। फिर इसके बाद आज जिस इंटरनेट की दुनिया को हम लोग जी रहे हैं वो वेब 2.0 है। इसके अलावा फ्यूचर की जो इंटरनेट की दुनिया है वो वेब 3.0 और साथ ही साथ वेब 5.0 होगी। ठीक है, तो ये सब बातें कल जानी। अब इंटरनेट की दुनिया के बारे में एक और रहस्य आपको बताता हूँ। एक ऐसा कहते हैं ना, रहस्योद्घाटन करता हूँ, ऐसे ही रहस्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप शायद हिल जाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप हिल जाएंगे। होता है ये है कि बच्चों की ये जो इंटरनेट आप लोग देखते हैं, ये जो इंटरनेट आप यूज करते हैं, मतलब सोचो कितना बड़ा इंटरनेट का पूरा हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब सोचिए कि अगर आप यूपीएससी करके वेबसाइट पर गूगल पर डाल दीजिए तो यूपीएससी से रिलेटेड कम से कम 10,000 वेबसाइट तो खुल जाएंगे, जो यूपीएससी से रिलेटेड होगी। ठीक है, जो यूपीएससी से रिलेटेड होगी, इस तरीके की कम से कम 10,000 वेबसाइट खुल जाएंगी। तो सोचिए कि जो यूपीएससी एक छोटा सा टॉपिक है उस पर 10,000 वेबसाइट हो सकती हैं। तो सोचिए दुनिया के कितने टॉपिक हैं और कितनी वेबसाइट जो हैं अवेलेबल हैं। समझ में आ रही बात? मतलब आप जरा सोचिए कि कितना बड़ा इंटरनेट की दुनिया है, कितना बड़ा इंटरनेट का समंदर है। लेकिन बच्चों आप, अगर मैं आपको बताऊं कि जितना इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं, जो भी इंटरनेट ये दुनिया में मौजूद है, जो भी आप समझते हैं कि यही इंटरनेट है, असल में आप हिल जाएंगे जानकर कि जो मैं बता रहा हूं ये इंटरनेट, ये पूरे इंटरनेट का मात्र 4% है। यानी कि जो इंटरनेट आप जानते हैं, जिस इंटरनेट पर आप काम करते हैं, जिस इंटरनेट पर आप सर्च करते हैं, जिस इंटरनेट पर आप जो है वो यूपीएससी डालते हैं, उस पर हजारों वेबसाइट खुल जाती हैं।
ये पूरा इंटरनेट जो आप एक्सेस कर पाते हैं बच्चों, आपको हिल जाना चाहिए कि कितनी रहस्यमयी दुनिया है कि ये पूरे इंटरनेट का मात्र 4% है। इसके 4% है जहां पर हमारी पहुंच है, जहां पर हमारे, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम एक्सेस करते हैं, वो सिर्फ 4% है। जरा सोचिए। तो सर 96% इंटरनेट का तो हमारी एक्सेस ही नहीं है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, वहां तक जा ही नहीं सकते, वहां तक एक्सेस ही हमें नहीं मिलता है, हम आम इंसान वहां तक जा ही नहीं सकते हैं। मतलब, हाँ सर, सर है ये क्या? तो जो ये 4% बच्चों आपको समझ में आता है, या जो एक्सेस होता है, जिसमें आपको एक्सेस मिलता है, ये सरफेस वेब कहलाता है, या सतही वेब कहलाता है। क्या कहलाता है? सतही वेब कहलाता है या सरफेस वेब कहलाता है। ठीक है, सरफेस वेब कहलाता है। ये मात्र 4% होता है। ठीक है, फिर सर और क्या होता है? तो बच्चों दो चीजें होती हैं, और जो जो दो चीजें होती हैं उसमें से 90% होता है जिसे हम लोग डीप वेब कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीप वेब के नाम से जाना जाता है। अब ये जो डीप वेब है वो क्या होता है? डीप वेब में बच्चों सरकारी फाइलें आती हैं। ठीक है, इंटरनेट पे मौजूद जो सरकारी फाइलें होती हैं, सरकारी फाइलें होती हैं जिन पर आम इंसान नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, किसी हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड जो होते हैं, जो जो पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड मरीजों के होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? जो कंपनी का लेखा जोखा होता है, जो कंपनियां चलती हैं, फैक्ट्रीज चलती हैं, तो कंपनी का जो लेखा जोखा होता है वो यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, लेखा जोखा मौजूद होता है। इसी तरीके से और भी बहुत ज्यादा जो सीक्रेट फाइल्स होती हैं, ठीक है, सीक्रेट फाइल जो सरकारों से रिलेटेड होती हैं, या एजेंसियों से रिलेटेड होती हैं, कंपनियों से रिलेटेड होती हैं, वो सब यहां पर होती हैं। ठीक है, इसे डीप वेब कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीप वेब बोलते हैं। यहां पर एक आम इंसान, हम जैसा इंसान, ठीक है, मुझे नहीं पता आप खास हैं कि नहीं हैं, मैं एक आम इंसान हूं, तो मैं तो नहीं एक्सेस पा सकता। मतलब ये उन कंपनियों की प्रॉपर्टी होती है, सरकारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हॉस्पिटल्स की प्रॉपर्टी होती है, वहां पर हमारी कोई पहुंच नहीं होती है। ठीक है, ये होता है। तो इंटरनेट की 90% दुनिया तो यही है। और आती है फिर बची हुई 6% दुनिया बच्चों। ये दुनिया की, ये ऐसी खतरनाक दुनिया है, ये कह सकते हैं कि ये डार्क वेब, जिसे कह सकते हैं कि इंटरनेट की काली दुनिया, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? इंटरनेट की काली दुनिया। ये इंटरनेट की काली दुनिया इतनी खतरनाक है कि इसमें तो आप ये सोच लीजिए कि दुनिया के एजेंसियां, यानी कि जो सीक्रेट एजेंसियां होती हैं, सरकारी एजेंसियां होती हैं, सरकार होती है, वो भी इसको पेंटरेट नहीं कर पाती। मतलब इनको, वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो भी इसको नियंत्रित नहीं कर सकती। मतलब आप जरा सोचिए, ये उनके नियंत्रण से बाहर है, मतलब सरकारी नियंत्रण से बाहर है, एजेंसियों के नियंत्रण से बाहर है, ये अपने आप ऑटोनोमस काम करती हैं। मतलब यह है कि यहां पर ये इंटरनेट की जो काली दुनिया है, इसमें इसमें आप इसमें पहुंच नहीं सकते, और पहुंचना चाहिए भी नहीं, क्योंकि दुनिया के जितने काले कारनामे होते हैं, जितने काले कारनामे इस दुनिया में हो रहे हैं, वो सब यहीं से एक्सेस किए जाते हैं। मतलब कि काले कारनामों में ड्रग्स की तस्करी हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है महिलाओं को बेचना खरीदना, जिसे महिला तस्करी बोला जाता है, इंसानों की तस्करी की जाती है, इंसानों के अंगों का जो है वो लेन देन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है छोटे बच्चों को का अपहरण करना, किसी देश की सरकार को हिला कर रख देना, किसी की देश की सरकार को जो है कमजोर करना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कहां होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? डार्क वेब में होती हैं। वहीं पर प्लानिंग होती है, वहीं पर लोग एक दूसरे को फिरौती देते हैं, यहीं पर हैकर्स बैठते हैं, यहीं पर सारा का सारा खेल होता है। तो ये दुनिया, इंटरनेट की काली दुनिया, यहां पर आप नहीं पहुंच सकते। मतलब पहुंच तो आप सकते हैं, बट आपको उस तरीके का एक्सेस, आप उस टाइप के इंसान होंगे तभी वहां पहुंचेंगे। हम इंसान, आम इंसान जो है वहां पर नहीं जाते, और ना जाना चाहिए। इसे डार्क वेब कहते हैं। ठीक है, ये इस पर किसी सरकारी एजेंसी कंट्रोल नहीं कर सकती, दुनिया का कोई इस पर कंट्रोल नहीं होता है। ये अपने लेवल पर काम करती है। इनका पूरा जो ब्राउजर है वो अलग है, इनका जो सिस्टम है वो अलग है। तो दुनिया की जितनी भी गलत काम होते हैं, चाहे वो मानव तस्करी हो बच्चों चाहे मानव तस्करी हो, ठीक है, इसके अलावा जो है चाहे वो क्या कहते हैं, अपहरण हो, ठीक है, अपहरण हो, इसके अलावा जो है वो ड्रग तस्करी हो, ठीक है,
ड्रग तस्करी हो, इसके अलावा सरकारों सरकारों का जो है वो हिल जाना, ठीक है, सरकारों का हिल जाना या सरकारों का कमजोर होना, ठीक है, सरकारों को कमजोर करना, मतलब हर वो गलत काम करना, ये सारी चीजें जो होती हैं बच्चों यहीं पर होती हैं, ठीक है, यहीं पर होती हैं। तो सर इसको कौन करते हैं? इसको माफिया लोग करते हैं, माफिया लोग इसको इसको डील करते हैं। इसमें बहुत सारे इसको नॉर्मल ब्राउजर तक आप पहुंच ही नहीं सकते इस हिसाब से, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी डार्क, ये मार्केट में कब बहुत मशहूर हुई? ये दुनिया की सबसे बड़ी ये काली इंटरनेट की दुनिया या मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ी डार्क दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट की काली दुनिया, जिसे डार्क वेब के नाम से जानते हैं, उनका जो सबसे बड़ा मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इस डार्क वेब की, ठीक है, उसका नाम है बच्चों हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा जो है मार्केट है, ये असल में रशिया से ऑपरेट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि रशिया ऑपरेट करता है, रशिया ऑपरेट नहीं करता, रशिया से ऑपरेट होती है, मतलब इसमें रशियन सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, व्लादिमीर पुतिन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, जो है वहां से ऑपरेट होती है, मतलब ऑपरेट होती है, वहीं पर इसका सेंटर माना गया है। तो अभी जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था, हो रहा है इनफैक्ट, तो उस बीच जो है वो अमेरिका वगैरह ने कहा था कि हम हाइड्रा मार्केट पर जो है एक्शन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब ये काफी चर्चा में आ गई थी। बाकी जो है इस पर कोई कंट्रोल किसी सरकार का नहीं है। तो मतलब यह है कि इंटरनेट की ये काली दुनिया, जहां पर हर वो गलत काम होता है, चाहे वो मानव तस्करी का हो, अपहरण का हो, ड्रग तस्करी हो, सरकारों का कमजोर करना, ये सब चीजें होती हैं, ये जो है कहलाती है डार्क वेब। और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है इसकी, जो है वो है हाइड्रा, इसका नाम है, ये रशिया से ऑपरेट होती है। कहां से ऑपरेट होती है? रशिया से। तो बच्चों इंटरनेट की सतही वेब, ठीक है, सतही वेब या सरफेस वेब जिसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है कि जिसे आम आदमी यूज कर पाता है, ठीक है, आम आदमी क्या कर पाता है बच्चों? यूज कर पाता है, उपयोग कर पाता है, हम लोग उपयोग करते हैं। बाकी जो है 90% डीप वेब है, और साथ ही साथ जो बचा हुआ 6% है वो इंटरनेट की काली दुनिया है, जिसे हम लोग डार्क वेब के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, ये सारी चीजें। हाँ, 96% चीजें तुम्हें पता ही नहीं है, 96% चीजें तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सोचो, और हम लोग सोचते हैं हम भौकाली, हमें सब कुछ पता है। कुछ नहीं बेटा, 96% चीजों के बारे में तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल बात क्लियर है कि ये तीनों तुमको पता चल गया कि एग्जैक्टली सरफेस वेब क्या होती है, डीप वेब क्या होती है, डार्क वेब क्या होती है। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। फिरोजा निषाद, जिस तरह से मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस तरह से बात कर रही हो, कमेंट बाजी कर रही हो, ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, कुछ ऐसा ऐसा आप बात कर रहे हो, जिस तरह से यहां मैं पढ़ा रहा हूं और तुम बात कर रही हो, तुम कमेंट बाजी कर रही हो, उसमें पूजा दुबे भी इन्वॉल्व हो रही हैं। बेटा मैं, बहुत बुरी लगेगी बात, लेकिन दिल से बता रहा हूं कि अगर ये काम करती रहोगी तो बच्चों अपने अपने माता पिता को आप निराश कर दोगी, ठीक है। बहुत फैक्ट बात बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं, बहुत कड़वी बात बता दे रहा हूं। अगर तुम्हारे माता पिता ने 1 साल तुम्हें जिंदगी के दिए हैं कि तुम्हें इस साल सिलेक्शन लेना है या फिर छोड़ देना है, जैसा तुम लिख रही हो, तो और जिस तरह से तुम क्लास में ध्यान न देकर सिर्फ कमेंट बाजी कर रही हो, सॉरी बेटा, ठीक है। कह दो कि 1 साल भी ना दें, तुम अपना घर पे अपना ये सब चीजें करके अपना तैयारी करो, जो भी आगे तुम्हारे माता पिता करवाना चाहते हैं, ठीक है, तुमको बीएड, बीएससी, बीटेक, वो बीटीसी, ठीक है, नहीं तो शादी ब्याह, जो करवाना चाहते हैं वो तैयारी करें। बहुत मुश्किल है बेटा, क्या करोगी जब तुम कमेंट बाजी में ही लगी हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है, और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रही हो, तो क्या होगा? बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे गाली भी दे रही होगी, दे लो, लेकिन जो सच है वो मैं बता दे रहा हूं तुमसे, ठीक है। और अपना अकेले ही नहीं जाएंगी, कई लोगों को लेकर जाएंगी, पूजा दुबे भी उसी में इन्वॉल्व है।
नोट कर लीजिए बच्चों ये। तो ये इंटरनेट की काली दुनिया या इंटरनेट का डार्क वेब कहलाता है। कंपनी वाली लाइनें में क्या लिखा है? कंपनी का लेखा जोखा। तो कंपनियों का लेखा जोखा होता है साक्षी गंगवार, वो उसी के अंदर रहता है। कौन सी कितना, कौन सी कंपनी कितना क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है। खुशी व्यास, अब जोहो ऐप कितनी जो है सिक्योर है, ये तो नहीं पता है ना। हाइड्रा जो है बेटा वो हर जगह ऑपरेट होती है, जो लोग गलत काम करने वाले हैं वो हर जगह उससे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलो, ये बात आप लोगों को बच्चों पता हुई हो गई एग्जैक्टली ये डार्क वेब क्या है। ठीक है, इसके अलावा सरफेस वेब क्या है, और साथ ही साथ डीप वेब क्या है, ये सब बातें आप लोगों को मैंने बता दी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अक्सर जो है वो आप जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए तो नई बात है, लेकिन जो लोग सुने हुए हैं, जिन्होंने कई बार समझने की कोशिश करी होगी, उनके लिए ये चैलेंजिंग होगी। लेकिन बहुत ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, अक्सर आप किताब उताब में पढ़ते हैं, लेकिन आपको पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको समझेंगे। तो बच्चों, क्या है आज की पूरी इंटरनेट की पूरी की पूरी जो फ्यूचर है वो आपके इस पर डिपेंड करता है। मतलब कि आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफी योगदान है। अब सुनो बच्चों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरनेट पे, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कलम नहीं चलनी चाहिए, एक बार में ही समझिएगा इस चीज को। तो मान लीजिए बच्चों कि एक इंटरनेट पर फाइल मौजूद है। ठीक है, उस फाइल में कोई भी डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक स्टेटमेंट है। बैंक के जो लेखा जोखा, जो भी आपने महीने में खर्च किया है, जो भी महीने में आपने जो है वो जाना है, मतलब उसमें लेन देन किया है, वो सारी की सारी चीजें बैंक स्टेटमेंट में आती हैं। यह बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो बैंक स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा जो महीने भर का आपका लेखा जोखा होता है, जो भी लेन देन आप इंटरनेट पे उस पर बैंक से करते हैं, जो पैसे जमा करते हैं, जो पैसे निकालते हैं, जो पैसे आप खर्च करते हैं, उसका पूरा लेखा जोखा बैंक स्टेटमेंट में होता है महीने भर का। ठीक, तो अभी जो बैंक स्टेटमेंट बच्चों आता है, वो सॉफ्ट कॉपी में जब आता है, सॉफ्ट फाइल में आता है, तो आपको भेजा जाता है आपके ईमेल पर। महीने में आपके ईमेल पर आता होगा कि ये आपका बैंक स्टेटमेंट है इस महीने का, यहां से इतने तारीख से इतने तारीख तक ये बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब आप उसे खोलने का प्रयास करते हैं तो आपने देखा होगा वो आपसे कोडवर्ड मांगता है, मतलब पासवर्ड मांगता है। अब आप पासवर्ड जो है आपको बैंक देता है कि आप जो है वो अपने नाम का, जैसे आप अपने नाम का जो है 4 अक्षर, जैसे मेरा नाम है मान लीजिए सलीम, तो उसका 4 अक्षर प्लस अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है या आपका जो फोन नंबर है, तो उसको आप इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाता था, कोडवर्ड हो जाता है। ऐसे करके बैंक कहती है आप अपने नाम का 4 अक्षर, बाकी मान लीजिए आपके फोन नंबर का लास्ट जो 4 अक्षर है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये अगर डालेंगे तो आपका ये खुल जाएगा, मतलब ये बैंक स्टेटमेंट खुल जाएगा और आप अपने महीने का लेखा जोखा पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने कहाँ पैसा लिया, कहाँ पैसा दिया, ये हो सकता है। ठीक है, यही होता है। तो आप लोगों के पास जब ये बैंक स्टेटमेंट पहुंचता है आपके ईमेल पर, तो आप इसी को अपने नाम को, और जो रजिस्टर्ड नाम है और रजिस्टर्ड फोन नंबर है उसका जो है आप ऐसे डाल देते हैं और फिर ये खुल जाता है। ये तरीका होता है। लेकिन बच्चों, क्या ये जो है सेफ है? क्या ये जो है ये जो पासवर्ड है पूरी तरह सेफ है?
नहीं है। सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि आप महीने में बहुत सारा पैसा इधर उधर आपने खर्च किया है, और आप जो है आपकी वाइफ जो है वो आप नहीं उसको बताना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं पर गलत जगह पे खर्च किया है, तो अगर नहीं बताना चाहते हैं और आपको बीवी, आपकी जो बीवी है, आपकी जो वाइफ है, उसको आपका नंबर, तो आपका नाम भी पता है और आपका जो है वो फोन नंबर का लास्ट अक्षर भी पता है, अगर उसको दोनों पता है तो ये स्टेटमेंट डालकर खोल देगी और उसके बाद सब आपका काला चिट्ठा खुल जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मैं, और ऐसे कई लोग कर सकते हैं जिनको आपका नाम और आपका नंबर पता है, तो वो तो एक काला चिट्ठा आपका खोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से मतलब सीक्रेट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी को मेरा कुछ भी आइडिया है तो वो आसानी से इस फाइल को खोल लेगा। आ रही बात समझ में? तो अब अगर इस फाइल को बच्चों खोल लेगा, ठीक है, समझिएगा, इस फाइल को खोल लेगा तो ये जो बच्चों मामला है, तो इसका मतलब इसकी सीक्रेसी यानी इसकी जो प्रिवेसी है, वो प्रिवेसी तो प्रिवेसी जैसा रह ही नहीं गया, सारा खेल खत्म खराब हो गया। ठीक है, कोई भी खोल सकता है, कोई भी स्टेटमेंट खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारी जो सीक्रेसी है, जो हमारा वो तो गड़बड़ हो गया। अब बच्चों इसी चीज को सीक्रेट बनाए रखने के लिए, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए बच्चों क्या किया जा रहा है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है कि ठीक है, एग्जैक्टली अब वो मतलब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। नहीं, ऐसी जो फाइल्स होती हैं उनको सीक्रेट बनाए रखने के लिए जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रयोग कैसे किया, उसमें मामला क्या होता है, क्या कैसे काम करती है, इसको बिल्कुल सीक्रेट की ये खुल ही ना पाए। तो होता क्या है कि बच्चों अब क्या होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि आपके पास जो भी फाइल भेजी जाती है, आपके पास जो भी स्टेटमेंट भेजा जाता है, उस स्टेटमेंट में जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड एक पासवर्ड जनरेट होता है और वो जनरेट करता है आपका बैंक। ठीक है, तो मान लीजिए कि पासवर्ड हुआ 123 हो गया, ये पासवर्ड हो गया, ये बैंक ने स्टेटमेंट आपको जनरेट किया और आपको सेंड कर दिया। ठीक है, ये आपको सेंड कर दिया गया, आपके ईमेल पर सेंड कर दिया गया ये बैंक स्टेटमेंट। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट जब आपके पास पहुंचेगा और आपसे बैंक कहेगा कि आपका जो तो आप कहेंगे मैं कैसे खोलूं इसको, कैसे मैं देखूं, तो बैंक कहेगा मेरा एक एक सीक्रेट पासवर्ड है जो मैंने आपकी इस फाइल के लिए जनरेट किया है, आप उसे डालिए, ये खुलेगा। तो जैसे आप 123 डालेंगे तो ये खुल जाना चाहिए, लेकिन बच्चों इसमें ऐसे नहीं खुलेगा, इसमें भी गेम हो जाएगा। जैसे आपका बैंक जो आपको पासवर्ड देगा उसको आप डालेंगे, 123 डालेंगे, तो ये नहीं, ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि जैसे आप 123 आप इसको डालेंगे तो इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो जाएगा बैंक के पास। ठीक है, बैंक के पास मैसेज जाएगा कि वहां पर ये कोई जो है इस पासवर्ड को डालकर इस स्टेटमेंट को खोलना चाहता है, क्या आप ऑथेंटिकेट करते हैं, क्या आप इसे जो है वो सहमति देते हैं? तो जब बैंक उसकी सहमति देगा तभी आप इसको खोल सकेंगे। समझ में आ रही बात? तो बैंक इस चीज की जांच कर लेगा कि एग्जैक्टली जो इंसान इस स्टेटमेंट को खोलना चाह रहा है वो वही इंसान है जो इसका मालिक है, तभी वो खुलेगा, तभी वो वहां पर जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा, तभी वो खुलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं खुल सकता। तो पहली बात यहां पे डबल सिक्योरिटी हो गई। पहला तो ये जो पासवर्ड है ये कोई ऐसे जनरल नहीं है कि आपका नाम और आपका बर्थ डेट या आपका फोन नंबर से जनरेट हुआ हो, ये कंप्यूटर जनरेटेड होगा ये पासवर्ड। पहली चीज तो ये होगी, तो सबको तो ये पता ही नहीं हो सकता है। आज बात समझ में आ रही है? तो पता नहीं हो सकता, ये कंप्यूटर जनरेटेड जो पासवर्ड होगा वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो पहली बात तो यही दिक्कत हो जाएगी, कोई खोल ही नहीं सकता है जब तक कि वो आपका मतलब वो सीक्रेट पासवर्ड ना पता हो। और अगर सीक्रेट पासवर्ड भी पता होगा तो ये सीक्रेट पासवर्ड डालने से ये स्टेटमेंट नहीं खुलेगा बेटा। पहले ये तब खुलेगा जब मैसेज जाएगा बैंक के पास, बैंक ऑथेंटिकेट करेगा कि नहीं साहब ये सही आदमी है, सही चीज है, उसमें पूछेगा और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ओटीपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बैंक के पास ये मैसेज जाएगा, बैंक जब ऑथेंटिकेट करेगा तब ये खुलेगा। ठीक है, अब अब मान लीजिए मैं ये स्टेटमेंट अपने सीए को भेजना चाहता हूं, अपने चार्टेड अकाउंटेंट को भेजना चाहता हूं कि भाई ऐसा है कि तुम ये स्टेटमेंट देखो और इसमें जो भी टैक्स वगैरह कटा हो उसको देख लो तुम। ठीक है, तो ये बैंक स्टेटमेंट मान लीजिए कि मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दिया, मतलब किसी अपने सीए वगैरह को भेज दिया, और सीए वगैरह को जब भेजूंगा तो ये जो पासवर्ड मुझे मिला है, मतलब जो बैंक से पासवर्ड मिला है, तो उस बैंक के पासवर्ड को मैं अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा। ठीक है, अपने हिसाब, यानी 123 है तो मैं यहां पर 4
एक और ऐड कर दूंगा, एक कोड और ऐड कर दूंगा जिससे कि और मुश्किल हो जाए, और इसको मैं अपने सीए को भेज दूंगा। तो मेरा जो सीए है वो 1 2 3 4 जब डालेगा, ठीक है, तो इसे खुल जाना चाहिए, तो नहीं, तब नहीं खुलेगा। पहले ये 1 2 3 4 जब कोड वर्ड डालेगा, पासवर्ड डालेगा, तो ऑथेंटिकेट करने होने के लिए ये बैंक स्टेटमेंट को ये बैंक स्टेटमेंट मेरे पास जाएगा। फिर उसके बाद, उससे पहले, उसके उसके बाद जो है वो हमारे बैंक के पास आएगा। यानी इसमें पहले मैं ऑथेंटिकेट करूंगा कि जिसको मैंने भेजा है वो सही आदमी है, उसे खोलना चाहिए, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, और फिर उसके बाद बैंक के पास भी मैसेज जाएगा, और बैंक भी जब ऑथेंटिकेट करेगा आप उसे बता देंगे कि अगर ऐसा ऐसा आपके पास ऑथेंटिकेशन का मैसेज आए तो आप उसे यस कर दीजिएगा। तो बैंक जिसे बैंक भी जब ऑथेंटिकेट करेगा तब जाकर ये स्टेटमेंट खुलेगा। यानी कि सिर्फ पासवर्ड से नहीं होगा, पासवर्ड भी चेंज हो गया, यहां पर 1 2 3 था, यहां पर एक और जुड़ गया, 1 2 3 4 हो गया। तो पासवर्ड डाला, 1 2 3 4 डाला, प्लस जो है ये अप्रूवल के लिए जाएगा यहां पर, और फिर इसके बाद अप्रूवल के लिए यहां पर जाएगा। जब ये दोनों अप्रूव कर देंगे तभी ये सीए तुम्हारा खोल सकता है। ठीक है, तो कितना मुश्किल हो गया, कितना मुश्किल काम हो गया। तो बच्चों ये जो इसका मतलब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हैं, यानी कि जो भी ये बैंक स्टेटमेंट है, ये एक ब्लॉक में बंद है, इसको ऐसे मान लिया जाता है कि ये ब्लॉक में बंद है। ठीक है, ब्लॉक में बंद है, ये ब्लॉक में बंद है, और ये ब्लॉक में बंद है, और ये सारी की सारी जो ब्लॉक हैं, ये सारी की सारी जो ब्लॉक हैं, ये सारी की सारी ब्लॉक जो है वो चेन से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? चेन से जुड़ी हुई हैं। तो इसे कहा जाता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। क्या बोला जाता है? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है कि भाई इसमें जो ब्लॉक्स हैं, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन की ब्लॉक है, ये चेन से जुड़ी होती है। जब तक कि चेन में सारे के सारे लोग ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, सारे के सारे लोग ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, कोई भी इसको एक फाइल को खोल नहीं सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो एक तरीके से किसी भी चीज को इनक्रिप्ट करने का, कोडेड करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही, ये माना जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और यही जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है अब हर सीक्रेट फाइल को, चाहे वो गवर्नमेंट फाइल्स हो, बैंक स्टेटमेंट हो, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, आपकी आपकी जो वो क्या कहते हैं, आपका इलेक्शन में जो वोट हो, आपकी जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी जो डिजिटल फॉर्मेट पर होंगी, उनको इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से इंक्रिप्ट किया जाएगा। ये तब तक नहीं खुलेंगी जब तक इस चेन में मौजूद सभी लोग इसको ऑथेंटिकेट ना कर दें। ठीक है, तो इससे हमारा जो सीक्रेसी है, हमारे किसी भी फाइल की सीक्रेसी, उसकी जो प्रिवेसी है, वो सब क्या हो जाएगी? काफी बढ़ जाएगी, जिससे कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है हमारे स्टेटमेंट को, या हमारे जो भी सीक्रेट फाइल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट फाइल्स हो, हमारी पर्सनल फाइल्स हो, हमारे हॉस्पिटल की फाइल्स हो, कोई ना खोल पाए। तो ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम क्या होता है। तो यहां पर फिर से समझ लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहा हूं उन लोगों के लिए जो सो रहे होते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी सो रहे लोगों के लिए फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि फाइल्स होती हैं, जो ये सीक्रेट फाइल्स होती हैं, पहले क्या होता है, सिर्फ कोडवर्ड पासवर्ड बनाया जाता है, पासवर्ड किसी को पता चल गया तो आपकी फाइल खुल जाएगी। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फाइल ऐसे नहीं खुलेगी। जो सीक्रेट पासवर्ड होंगे वो कंप्यूटर जनरेटेड होंगे, और वो बहुत सीक्रेट होंगे। जब आप किसी दूसरे को ये फाइल भेजोगे तो सिर्फ पासवर्ड डालने से वो फाइल नहीं खुलेगी, पहले जिसने वो फाइल भेजी है वो ऑथेंटिकेट करेगा तभी ये फाइल खुलेगी। अगर आपने किसी दूसरे को भेजा तो वो उसमें कोडवर्ड चेंज किए जा सकते हैं, मतलब कोडवर्ड चेंज हो जाएंगे, और जब कोडवर्ड चेंज हो जाएंगे तब भी वो कोडवर्ड डालने से, पासवर्ड डालने से नहीं खुलेगा, जब तक कि इस चेन में मौजूद सभी लोग उसको ऑथेंटिकेट ना कर दें। तो इसे कहा जाता है सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स में होगी, और ये चेन से जुड़ी होती है इंफॉर्मेशन, जिससे क्या होता है, ये सारा का सारा जो ऑथेंटिकेशन होता है वो चेन से जुड़ा होता है। ये सारी सीक्रेट फाइल जो है वो चेन से जुड़ी होती हैं, तो इसे हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब तक इस चेन में सभी ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तब तक ये इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब आपने इनको भेजा, इसके आगे आगे मैंने अगर मान लीजिए किसी चौथे व्यक्ति को भेज दिया तो इसमें कोडवर्ड चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और फिर वो जब खोलना चाहेगा तो ऑथेंटिकेट होने के लिए पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास जाएगा, और जब तीनों ऑथेंटिकेट करेंगे तभी ये फाइल जो है वो ओपन हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से होती है। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? हाँ,
शेख आप सही कह रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कोडेड होगी, ठीक है, और बहुत ये जो सीक्रेट कोड होगा ये बहुत मुश्किल होगा, ये आसान काम नहीं होगा। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, मजा आया ये बात जानकर। इसी को किताब में पढ़ पढ़ के सर पटक लेते, ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आता कि ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है। तो कोई भी सीक्रेट, ठीक है, कोई भी सीक्रेट फाइल्स हो, चाहे वो सरकारी फाइल हो, ठीक है, कोई भी सीक्रेट फाइल्स मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो आपकी सरकारी फाइल्स हो, चाहे आपकी डिजिटल आईडी हो, इसके अलावा जो है आपके वोट वोट आप किसी को दे रहे हैं तो वो सीक्रेट बना रहे, रियल एस्टेट के पेपर हो, बैंकिंग की चीजें हो, ठीक है, कोई लॉ हो, हेल्थ केयर के स्टेटमेंट्स हो, पेमेंट ट्रांसफर हो, कुछ भी चीजें हो, वो तब तक ऑथेंटिकेट वो इसी ब्लॉकचेन से अब जोड़ी जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जब तक सभी ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे उस चेन में, तब तक आप ना पेमेंट कर सकते हैं, ना आप किसी तरीके से कह सकते हैं कि किसी का मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं, कुछ भी नहीं रहे। तो सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए, आपकी सीक्रेसी को, आपकी प्रिवेसी को बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जाएगी। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे ना वेब 3.0, तो वेब 3.0 में क्या हो रहा है, वेब 3.0 में यही हो रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि वेब 3.0 में आप कोई चीज लिखते हैं तो वो आप जिसे पढ़वाना चाहें वही पढ़े, तो उसके लिए ब्लॉकचेन से उसको इंक्रिप्ट कर देंगे, जिससे क्या है कि वो दूसरों के पास जाएगा, वो तभी पढ़ सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी जानकारी या आपने जो भी चीजें एक्सेस की हैं वो तभी पढ़ सकते हैं जब उस चेन में आपके पास वो मैसेज आएगा, ऑथेंटिकेट जिसको करेंगे तभी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेब 3.0 में यही किया जा रहा है कि चीजों को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस बेस पर काम करती है। तो ये देखो, जैसे ये कोडवर्ड है, ये कोडवर्ड इनको हमने भेज दिया, तो ये कोडवर्ड उन्होंने डाला, लेकिन इसके बाद जो है वो एक नया कोडवर्ड की जनरेट कर दिया, फिर उसके बाद वहां पर पहुंचा तो वो उन्होंने नया कोडवर्ड जनरेट कर दिया, और ऐसे ही सब कुछ ब्लॉक में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो होप ये मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए। ब्लॉकचेन तकनीक डेटा को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने का एक तरीका है या एक वितरित खाता है, जिसमें लेन देन की जानकारी को ब्लॉक के रूप में संग्रहित किया जाता है। ब्लॉक एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं जिसे चेन कहा जाता है, ठीक है। ब्लॉकचेन में संग्रहित डेटा को हटाया या बदला नहीं जा सकता है, मतलब कोई ऐसे चाहे कि चेंज कर दे तो नहीं कर सकता है। ब्लॉकचेन में लेन देन को प्रमाणित करने के लिए हर लेन देन पर मालिक का डिजिटल हस्ताक्षर होता है। ब्लॉकचेन में कोई भी व्यक्तिगत इकाई या समूह मालिक नहीं होता है। ब्लॉकचेन में नया डेटा जोड़ने के लिए नेटवर्क के सभी नोड्स की सहमति लेनी होती है। ब्लॉकचेन में अनधिकृत लेन देन को रोकने के लिए सिस्टम में विशेष तंत्र होते हैं। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संपत्ति, जमीन रजिस्ट्री जैसे कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो ये पूरा नोट्स मैंने लिख दिया है बच्चों, जो मैंने समझाया वो यहां पर लिख दिया, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, हर चीज जैसे बायोमेट्रिक अब हो जाती है, इससे भी ज्यादा जो है वो ये टिपिकल बना देंगे इसको, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, कुछ वैसा ही दीपिका दीक्षा। आप धीरे धीरे प्राची ऐसे चीजें बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर जो है अपना रहे हैं। थैंक यू दिव्या, नोट करिए इसे बच्चों।
रियल एस्टेट में दिव्या पांडे की, हाँ बिल्कुल, रियल एस्टेट में आजकल प्रॉपर्टीज के जो पेपर्स हैं वो बहुत फेक बन रहे हैं। एक ही जगह पर कई लोगों के, एक प्रॉपर्टी पर कई लोगों के नाम दर्ज हो जा रहे हैं, एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों से बेच दिया जा रहा है, तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। ब्लॉकचेन में ऊर्जा भी ज्यादा, अब बहुत सारी चीजें हैं दिव्या पांडे, अब कुछ चीजों की पॉजिटिविटी होती है, कुछ की निगेटिविटी होती है, कुछ पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा निगेटिव बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऊर्जा की समस्या और भी बहुत सारी जगहों से बहुत ज्यादा हो रही है, उसको पहले हम लोग मैनेज कर सकते हैं जहां पर मैनेज कर सकें, ये तो सीक्रेसी के लिए जरूरी है ना। नहीं, इसे हैक नहीं किया जा सकता ईशा। अगर इतना आसान हो तो इसको हैक कर पाना लगभग लगभग बहुत मुश्किल है। तो आजकल जो बच्चों को, कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आजकल जो ये क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा ना, आप लोगों ने सुना होगा, इथीरियम सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा आपका ये बड़ी मशहूर करेंसी है, क्या नाम है उसका, बताइए नाम, सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जा रहा है। जल्दी बताइए, मेरी जबान पे निकल नहीं रहा है। बहुत सारे हैं, इथेरियम है, इसके अलावा जो है सीबा मीनू है, और भी हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर है वो बिटकॉइन। वेरी गुड, ठीक है, खुशी व्यास, बिटकॉइन। तो ये जो बिटकॉइंस है, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तो ये जो बिटकॉइंस वगैरह हैं, ये जो आपकी क्रिप्टो करेंसी हैं, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं, इनको भी इनक्रिप्ट किया जाता है इसी से, जिससे कि ये इसको, इस मतलब क्रिप्टो करेंसी को कोई पायरेट नहीं कर सकता, कोई भी जो है इसकी जो फेक करेंसी नहीं बना सकता। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना बच्चों, जिसके बारे में आप सुनते हैं, जिसके बिटकॉइन के बारे में आप सुनते हैं, इथीरियम के बारे में सुनते हैं, शिबा इनू के बारे में सुनते हैं, तो ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं बच्चों, ये भी इनक्रिप्ट की जाती हैं, किसके द्वारा, इसके द्वारा इनक्रिप्ट की जाती हैं, इसे इनको कोड किया जाता है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होती हैं। तो जितनी भी डिजिटल करेंसी हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं बच्चों, वो ब्लॉकचेन पर ही आधारित होती हैं। इसी वजह से कोई इनको पायरेट नहीं कर सकता, कोई इनकी नकली करेंसी नहीं बना सकता, इसका कहीं पर भी जहां पर भी मतलब कोई भी इसको ऐसे हवा में इसका यूज नहीं कर सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बच्चों नोट कर लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है, या क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित होती है, जिसमें इसे नकली बनाना या दोबारा खर्च करना मुश्किल होता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ और बातें, कि क्रिप्टो करेंसी को किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी
नहीं किया जा सकता, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट इसे जारी करती है, तो गवर्नमेंट इसे जारी नहीं करती है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर रखा जाता है। विकेंद्रीकृत का मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। ठीक है, मतलब कोई भी एक कंट्रोलर नहीं होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को ब्लॉकचेन तकनीक से रिकॉर्ड किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को ट्रैक करने और स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आमतौर पर क्रेडिट कार्ड या दूसरे तरीकों से वास्तविक पैसे का इस्तेमाल करना होता है। क्रिप्टो करेंसी को खनन करने भी बनाया जा सकता है, इसके लिए खनन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने बेचने के लिए कई एप्लीकेशन उपलब्ध हैं। तो और बच्चों, ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? अगर अब मैं आपको बताऊं तो ये एक डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, ये जो होती है वो कैसी होती है? एक डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी का मतलब ये होता है बच्चों कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में, जैसे आपके हाथ में नोट होता है, नहीं, नोट पर लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो ये तो नोट हो गया, फिजिकल नोट होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं? कंप्यूटर कोड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कंप्यूटर कोड्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड्स होते हैं, जिनको ब्लॉक्स के जैसे आप देख रहे थे ना कि जो फाइल्स थी, क्या बोलते हैं, बैंक की फाइल्स थी, तो बैंक की फाइल्स जो होती हैं, जो आपकी जो सॉफ्ट कॉपी में मौजूद होती है, तो उसमें बहुत सारे कोड्स, उसमें बहुत सारे लेन देन का सारा डिटेल होता है। तो इसमें जो ब्लॉक होता है, यानी क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉक होता है, जो आपस में एक दूसरे से चेन से जुड़ा होता है, इसमें क्या होता है सर? तो इसमें कंप्यूटर कोड्स होते हैं। ये कंप्यूटर कोड्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा जटिल होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड होते हैं। इनको जनरेट किया जाता है एचपीसी से। एचपीसी का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर से। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यानी कि जो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जो दुनिया के वन ऑफ द मतलब सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, तो उन पावरफुल कंप्यूटर से इनको जनरेट किया जाता है। किसको जनरेट किया जाता है? ठीक है, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड्स होते हैं, मतलब इस तरह से इसको समझिए। मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि होता क्या है कि बहुत पावरफुल, दुनिया के जो सबसे अच्छे पावरफुल बढ़िया कंप्यूटर्स होते हैं, उन्हें एचपीसी कहा जाता है। एचपीसी का मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। ठीक है, अब ये जो एचपीसीज होते हैं, ये रात दिन काम करते हैं, मतलब इनको ये कोडिंग करते हैं। कोडिंग का मतलब ये होता है कि ये कंप्यूटर कोड जनरेट करते हैं। तो ये जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? कंप्यूटर कंप्यूटर कोड्स जनरेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल, मतलब जिसको इंसान बना ही नहीं सकता है, ऐसे कंप्यूटर कोड्स होते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड जनरेट करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड होते हैं, जो एक इंसान बना ही नहीं सकता है, ये एक फाइल की तरह से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये फाइल की तरह से तैयार हो जाते हैं, और इस फाइल को जो है ब्लॉक में जो है इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है ये, और इसकी एक कीमत लगा दी जाती है कि ये जो कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड है, इसकी मान लीजिए कीमत है, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड जो हमने जनरेट किया है, इसकी कीमत है मान लीजिए कि $10। ठीक है, ये $10 के बराबर इसकी कीमत है। तो इसको जो है वो मार्केट में लेन देन के आधार पर, जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो मार्केट में जिसकी जो इसकी डिमांड होती है और जितनी इसकी सप्लाई होती है, उस बेस के आधार पर इसका जो है इस कंप्यूटर कोड की कीमत डिसाइड कर ली जाती है कि मान लीजिए $10 इसकी कीमत है। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड जनरेट करते हैं, जिनकी मार्केट में कीमत होती है, जैसे $10 है, $100 है, $1000 है, कुछ भी हो सकती है। और इस कंप्यूटर कोड को बच्चों इनक्रिप्ट करके क्या होता है, ब्लॉक में इसको सिक्योर कर दिया जाता है। यानी ये कंप्यूटर कोड मान लीजिए है XYZABC, ये कंप्यूटर कोड जनरेट किया गया है। ठीक है, अब इसको हमने ब्लॉक में कर दिया, एक तरीके से एक सॉफ्ट फाइल बना दी। अब इसे हम जो है किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। जब किसी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो उससे बदले में हम क्या ले लेंगे? $10 ले लेंगे। और $10 जब ले लेंगे तो ये कंप्यूटर कोड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा इससे, मतलब कोई अब जैसे एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, वो लेन देन करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके पास $10 है।
ठीक है। और इसके $10 है, इसके पास दो ऑप्शन आते हैं, इसके पास $10 है, लेकिन जो जो जिन चीजों से ये खरीद, मान लीजिए एक मान लीजिए कि एक समझ लीजिए एक कलम खरीदना चाहता है, ये किसी से किसी कंपनी से एक कलम खरीदना चाहता है, समझो बच्चों, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी दुकानदार के पास जाता है, उससे कहता है कि मुझे कलम खरीदना है, एक सिंपल एग्जांपल है। और ये दुकानदार कहता है, ये जो दुकानदार है ये कहता है मैं कलम तो तुम्हें दे दूंगा, इसकी कीमत लगभग $10 के करीब है। तो ये कहता है ठीक है, मेरे पास $10 है, मैं तुमको ये मैं दे देता हूं, तुम मुझे कलम दे दो। तो ये कहेगा, ये दुकानदार कहेगा नहीं भैया, मुझे जो है वो $10 किसी को नहीं दिखाना, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी, अगर मैं $10 का लेन देन करूंगा तो गवर्नमेंट एजेंसी को पता चल जाएगा कि मैंने $10 लिए हैं आपसे और ये कलम आपको बेची है। तो ये गवर्नमेंट को पता चल जाएगा या किसी भी एजेंसी को पता चल जाए, मैं नहीं चाहता हूं किसी को पता चले। तो ये कहेगा फिर क्या करूं मैं? तो ये कहेगा, कलम बेचने वाला कहेगा कि आप मुझे क्रिप्टो करेंसी में आप पेमेंट कर दीजिए। तो कहेगा क्रिप्टो करेंसी में कैसे होगा? कैन क्रिप्टो करेंसी में आप इस $10 से जो है क्रिप्टो करेंसी खरीद लीजिए और फिर इस क्रिप्टो करेंसी को आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये कहेगा ठीक है। तो यहां पर जो ये कुछ इस पूरे चेन में लोग जुड़े होते हैं जो इस तरीके से कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड जनरेट करते हैं, ये एक तरीके की क्या हो गई? क्रिप्टो करेंसी हो गई, ये बन गई क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्या करेगा? ये इंसान $10 इस इंसान से देकर, ठीक है, $10 इसको, इसकी कीमत इस क्रिप्टो करेंसी की $10 है, तो $10 देकर ये क्रिप्टो करेंसी ओन कर लेगा, यानी खरीद लेगा। तो मार्केट में ये क्रिप्टो करेंसी बिकती है, तो $10 ये पेमेंट करेगा इसको और ये ले लेगा, इससे क्या ले लेगा बच्चों? इससे ले लेगा ये क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा कि भैया मुझे कलम चाहिए और ये कलम हमें दे दो। तो ये जब इसको ट्रांसफर कर देगा ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? वही कंप्यूटर कोड्स हैं, कंप्यूटर कोड्स हैं जिनको चेन के साथ जोड़ा गया है। तो ये जो चेन के साथ आपस में जुड़े होंगे तो ये कहेगा ठीक भैया, पता नहीं तुमने कौन सी क्रिप्टो करेंसी हमें दी है, पता है हम ऑथेंटिकेट तो कर लें। तो ये ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है, इसको इस पूरे के पूरे नेटवर्क में, यानी कि पूरे के पूरे चेन में ये मैसेज जाएगा कि इन्होंने इनको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब ये ऑथेंटिकेट करना चाहेगा तो ऑथेंटिकेशन के लिए कि ये वाकई में ये क्रिप्टो करेंसी, ये कंप्यूटर कोड ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो ये क्या होगा कि एग्जैक्टली इसके पास ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा जिसने और फिर इसके पास ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा जिसने पहली बार कंप्यूटर कोड जनरेट किया। तो इस चेन में ये पहले ऑथेंटिकेट करेगा, नहीं है भाई सही है, मैंने जो आपको चीज दी है बिल्कुल सही है, और फिर उसको और कंफर्म करने के लिए यहां पर भी मैसेज जाएगा, वो भी ऑथेंटिकेट करेगा कि जो आपको क्रिप्टो करेंसी दी गई है वो बिल्कुल सही है। तो इस पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा और बदले में इनको कलम दे देगा। ठीक है, अब ये आगे जिस तरह से यूज करना चाहे क्रिप्टो करेंसी का वो यूज करे। तो मतलब ये है बच्चों की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी कैसे बनती है? कंप्यूटर से जनरेट की जाती है। क्या है ये कंप्यूटर से जनरेट होने वाली चीजें? ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड्स होते हैं, जटिल कंप्यूटर कोड्स होते हैं जिनको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर से बनाया जाता है। इनकी मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेस पर कीमत होती है और इसे तो क्रिप्टो करेंसी है क्या? कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड्स हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। और इनको ब्लॉकचेन में ऐसे ही आपस में जब भी एक दूसरे से ट्रांसफर किया जाता है, हमेशा पहले वाले से जिसने जनरेट किया है उससे ऑथेंटिकेट किया जाता है, जिससे इसकी प्रिवेसी, इसकी सीक्रेसी, इसकी ऑथेंटिकेशन बनी रहती है। मतलब ये नहीं कि कोई भी कंप्यूटर कोड जनरेट करके इस कलम वाले को दे दे, ऐसा नहीं होगा। ये कलम वाला कंफर्म कर लेगा कि ये रियल वो कंप्यूटर कोड्स हैं जो कि जो ओरिजिनेट किए गए हैं, एज अ क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनेट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो किसी भी मार्केट में इंसान को $10 देकर भी कलम खरीद सकता था, क्रिप्टो करेंसी भी देकर कलम खरीद सकता था। जैसा ये डिमांड करेगा, नहीं साहब आप मुझे क्रिप्टो में पेमेंट कर दीजिए, तो क्रिप्टो में पेमेंट हो जाएगी। $10 में पेमेंट कर दीजिए, $10 में भी पेमेंट हो जाएगी। तो अक्सर जो है वो गवर्नमेंट की नजरों से बचने के लिए, बहुत सीक्रेट जो है लेन देन करने के लिए अक्सर इनका यूज, क्योंकि भैया रुपया कहीं यूज करोगे, डॉलर कहीं यूज करोगे, तो कहीं ना कहीं लेन देन में पता चल जाएगा कि इन्होंने $10 यहां भेजा है, $10 इनको दिया या ₹10 इनको दिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की लेन देन पर किसी का मतलब कोई मालिक, मतलब कोई इसमें कंट्रोल एजेंसी तो है नहीं, तो वो कैसे पता करेगी? तो जो सीक्रेट लेन देन होते हैं, अक्सर ऐसे लेन देन जिनको हम सरकारों से, लोगों से छुपाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका उपयोग
किया जाता है। तो होप कि मेरे प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्रिप्टो करेंसी कैसे यूटिलाइज की जाती है और कैसे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेट होती है, जिससे कि सिस्टम में वो क्रिप्टो करेंसी को कोई भी वो नहीं कर सकता, मतलब कैसे ना डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी जहां यूज होगी पूरे चेन में लोग उसे ऑथेंटिकेट करेंगे, तभी उसका जो है वो क्या बोलते हैं उसका अप्रूवल मिलेगा, तभी उसकी जो है वो ऑथेंटिकेशन का पता चलेगा। तो होप ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बात समझ में नहीं, ब्लैक मनी अलग चीज होती है। ब्लैक मनी जो है वो आपकी ही मनी है, ठीक है। ब्लैक मनी वो है जो कह सकते हैं कि जिसको गलत तरीके से कमाया जाता है, जिसको जो है करप्शन से कमाया जाता है, उसे ब्लैक मनी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी या जो डिजिटल करेंसी है वो अलग होती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है बच्चों? बताइए, ये बात समझ में आई कि कैसे होते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं, क्या है ये बच्चों? कंप्यूटर कोड्स हैं जिनको हम पैसे की जगह पर, जैसे पहले होता क्या था ना, गांव वगैरह पे, अभी भी बहुत जगह पे होता है कि गांव वगैरह में पैसा वैसा नहीं दिया जाता। आपने 10 किलो गेहूं दे दिया, 10 किलो गेहूं दे दिया तो उसके बदले में 5 किलो चावल आप ले लेंगे, ठीक है। या 5 किलो चावल दे दिया तो पता लगा आप कम से कम 200-300 रुपए की सब्जी खरीद लेंगे। तो गांव वगैरह में यही होता है ना, इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो उसी तरीके से हम डॉलर, रुपया जो गवर्नमेंट ने जारी किया उसको ना देकर, बल्कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बदले जो है चीजों को खरीद और फरोख्त सकते हैं। तो यही सब चीजें होती है। नहीं भैया, बहुत सारे लोगों पर, हम गरीबों की बातें यहां नहीं हो रही ईशा, ठीक है। गरीबों को तो, हम लोगों को तो भैया हलाल का कमाना है और हलाल का पैसा खर्च करना है, तो हम सबको दिखा सकते हैं, उसमें टैक्स भी दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है। जिन लोगों को बड़े बड़े सीक्रेट जो है वो बड़े बड़े लेन देन करने हैं, ठीक है, उनको जो है इसका यूज होता है। हम लोग गरीब लोग क्या जाने, बस हम लोग तो भैया इसी में लेन देन कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत पैसे वाले हैं उनको बहुत सिक्योरिटी में, उनको बहुत सारा टैक्स बचाना होता है, उनको बहुत सारी सीक्रेसी बना के रखनी पड़ती है, वो क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, उनके लिए ये सब है। डिजिटल मनी ट्रांसफर दूसरा होता है समीक्षा से। डिजिटल मनी ट्रांसफर का मतलब यह हुआ कि मैंने जो है पैसा जो है वो नोट के रूप में ना देकर तुमको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, वो डिजिटल ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये जो है ये जो है एक अलग तरीके की करेंसी है। जैसे डॉलर है, जैसे रुपया है, जैसे और करेंसीज हैं, वैसे ये भी करेंसी है, लेकिन इसका कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है मालिक नहीं होता है। हाँ, इसमें सिर्फ ओनली एक तरीके से कंप्यूटर कोड ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये बातें जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं उनको बाद में और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एग्जैक्टली यहां पर तो इसे नोट कर लीजिए इसे। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? मिसयूज ही होता है पूजा उपाध्याय, बहुत जगह मिसयूज होता है। ये करेंसी सिक्के की फॉर्म में नहीं होती, डिजिटल फॉर्म में होती है, सिर्फ आपको कंप्यूटर पर दिखाई पड़ती है।
नरगिस, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग अब इस क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा लेन देन कर रहे हैं इसलिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सक रही है इसके लिए, गवर्नमेंट इस पर बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से इसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि नहीं भाई यूज कर सकते हो, बस इसको यूज करोगे तो इससे जो फायदा नुकसान होगा उसका जो है 1% जो है आप मुझे टैक्स की तरह से दे दो। तो अब गवर्नमेंट वही वाली बात है कि जब करप्शन जो है वो आप रोक नहीं सकते हैं, तो करप्शन को जो है वो लीगलाइज कर दीजिए, कम से कम हमारे सामने करप्शन हो, हमें पता तो रहे करप्शन कहाँ हो रहा है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? अब बच्चों इसके बाद आपसे बात ऑप्टिकल फाइबर की, ऑप्टिकल फाइबर की। अब देखिए बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर समझिएगा क्या होता है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए आपको मैंने एक तरीका बताया था, और वो तरीका क्या था? वो तरीका था आपका टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, या जिसे हम लोग दूर संचार
उपग्रह कहते हैं, दूर संचार उपग्रह कहते हैं। तो ये दूर संचार उपग्रहों के माध्यम से ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट हमारे घरों तक पहुंच सकता है। इसके बारे में हम लोग, हाँ, टैक्स लेती है पप्पू कुमार, गवर्नमेंट जो है, अगर तुम इसमें लेन देन करते हो, इसमें तुम्हें फायदा होता है, तो इसमें जो है टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से लीगलाइज कर दिया। लीगलाइज का मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं था कि लीगलाइज ना करते तो लोग चोरी छिपे वैसे भी यूज कर रहे थे। लीगलाइज कर दिया तो इसी बहाने आपको 30% टैक्स तो मिल जा रहा है। तो ये है। चलिए, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन देने का जो एक तरीका है वो है दूरसंचार उपग्रह, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में खूब अच्छे से समझ चुके हैं कि दूरसंचार उपग्रह क्या होते हैं, उनमें कौन सी मशीन होती है, कैसे वो जो है वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सब चीज समझ चुके हैं, ठीक है। दूसरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का जो दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कनेक्शन देने का, वो होता है बच्चों आपका ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु इसे कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रकाशीय तंतु कहा जाता है या ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। तो ये जो प्रकाशीय तंतु है या ऑप्टिकल फाइबर है, इसका यूज किया जाता है, प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है बच्चों ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट या ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। अब ये प्रकाशीय तंतु होते क्या हैं बच्चों, इसे समझिएगा। प्रकाशीय तंतु किस तरह से, क्या, कैसे काम करते हैं। तो प्रकाशीय तंतु जो हैं वो असल में एक ग्लास के बने हुए फाइबर्स होते हैं, ग्लास के बने हुए फाइबर्स होते हैं, जिनमें जो है वो किया क्या जाता है कि जो डेटा होता है, जो भी आपका डेटा है, जो अभी आपका जो है आंकड़े हैं या जो भी डेटा है आपका, उसको पहले प्रकाश में बदला जाता है, ठीक है, प्रकाश में बदला जाता है। और इस प्रकाश को इस ऑप्टिकल फाइबर, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसके बीच से गुजारा जाता है और वो ऐसे जिग जैग करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए प्रकाश आगे बढ़ता है। क्या होता है बच्चों, डेटा को पहले किस में बदला जाता है? प्रकाश के रूप में। और फिर ये प्रकाश जो है इस ऑप्टिकल फाइबर के बीच से गुजारा जाता है और ये ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे जिग जैग करते हुए ये प्रकाश जो है वो आगे बढ़ता है। और फिर दूसरे एंड पर ये प्रकाश जब निकलता है तो यहाँ पर आपके घर पे आपने देखा होगा जो वाईफाई की मशीन होती है उसमें एक तार जाता है, वो तार ऐसे इंटर कर दिया जाता है। तो ये जो प्रकाश पहुंचता है, इस प्रकाश को वो जो हमारी वाईफाई मशीन होती है, इसे फिर से रेडियो तरंगों में कन्वर्ट कर देती है, उसे डेटा में कन्वर्ट कर देती है, रेडियो तरंगों के रूप में डेटा में कन्वर्ट कर देती है। और फिर इस रेडियो तरंगों को पूरे कमरे में फैला दिया जाता है, जिसको आप अपने घर के बैठकर वाईफाई की मदद से अपने मोबाइल का उपयोग कर पाते हो। तो इस वक्त जो आपके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है बच्चों, तो बहुत संभव है, अगर आप डायरेक्ट मोबाइल का नहीं यूज कर रहे हो, वाईफाई नेटवर्क का यूज कर रहे हो, तो आपके घर में जो इस वक्त आपको इंटरनेट मिल रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कभी आपके जो लाइब्रेरी है या आपके स्कूल है या कॉलेज है या आपका घर है, तो उसमें जो वाईफाई बॉक्स लगा होगा उसके पीछे एक तार जाता होगा, वो तार इंटर किया होगा और वो तार जो है वो ऐसे करके बाहर किसी खंबे के साथ कनेक्टेड होगा। तो वो जो तार है बच्चों, वही ऑप्टिकल फाइबर है, उसी के अंदर ऑप्टिकल फाइबर मौजूद है। उसमें क्या होता है, जहां से ये इंटरनेट डेटा भेजा जाता है, उस इंटरनेट डेटा को पहले प्रकाश में बदला जाता है, फिर प्रकाश जो है वो वहां से जो है वो उसी ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जिग जैग करते हुए पहुंच रहा है आपके वाईफाई बॉक्स में। वाईफाई बॉक्स में वो तार कनेक्ट कर दिया गया है। वाईफाई बॉक्स जो आपका है, जिसे हम लोग राउटर कहते हैं बच्चों, तो ये राउटर क्या काम करता है, उस प्रकाश को फिर रेडियो तरंगों में बदलकर उसको फैला देता है घर के अंदर, और फिर उससे आपका मोबाइल या आपके जो भी नेटवर्क हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये ऑप्टिकल फाइबर, तो एक आप लोग अपने फोन से इंटरनेट ले रहे हैं इस वक्त, जो आप डायरेक्ट फोन से ले रहे हैं, तो वो तो आपको मिल रहा है सैटेलाइट की मदद से, ठीक है, सैटेलाइट की मदद से। उसमें कोई भी तार वगैरह नहीं है, बिना तार के कहीं पर भी आप जाइए, कहीं भी जाइए आपको इंटरनेट मिलेगा। तो ये जो एक आपको इंटरनेट मिल रहा है किसकी मदद से? दूर संचार उपग्रहों के माध्यम से डायरेक्ट मिलता है, सीधे सैटेलाइट से आपको मिलता है। और दूसरा जो आपको इंटरनेट मिलता है वाईफाई से, जिसे आप यूज करते हैं, वो मिलता है प्रकाशीय तंतु से या ऑप्टिकल फाइबर से मिलता है, जिसमें डेटा को
प्रकाश में बदलकर जहां से डेटा रिले किया जाता है वहां से प्रकाश के माध्यम से वो पहुंचता है आपके वाईफाई राउटर में, और फिर वाईफाई राउटर में क्या होता है, वो वाईफाई राउटर जो होता है वो प्रकाश को रेडियो तरंगों में बदलकर जो है वो चारों घर में फैला देता है, जिसकी मदद से आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो। तो इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑप्टिकल। हाँ, अरे ऑप्टिकल धूप, धूप से कह रहा हूं क्या कीर्ति सिंह की धूप से चलेगा? कहाँ, यहाँ धूप है? कहीं धूप का नाम लिया? बैठे बैठे कुछ अपने आप ही क्रिएट करते रहते हो क्या तुम लोग? वैज्ञानिक वैज्ञानिक हो क्या कीर्ति? डॉक्टर कीर्ति सिंह, मैंने कहीं धूप का नाम लिया, सोलर सिस्टम का नाम लिया, सन का नाम लिया? अपना भी कंफ्यूज हो रहे हो, बच्चों को भी कर। यहाँ पे कहीं सीधी सी बात है, ये प्रकाश जो है सिर्फ सूर्य से नहीं मिलता है। प्रकाश हम लोग जो है वो कहीं से ये बल्ब भी प्रकाश दे सकता है। ठीक है कीर्ति सिंह, तो फिर बच्चों समझ में आ गया कैसे काम करता है ये? ठीक है, प्रकाशीय तंतु कैसे काम करता है? इसमें डेटा, इसमें इंटरनेट डेटा प्रकाश के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और फिर हमारे वाईफाई राउटर तक पहुंचता है। वाईफाई राउटर उस प्रकाश को रेडियो तरंगों में परिवर्तित करके जो है वो फैला देता है, जिसको आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उससे इंटरनेट का यूज कर सकते हो। बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बात समझ में आई आपको बात? तो एक तो इंटरनेट डेटा, हाँ नोट कर लीजिए इसे बच्चों। ठीक है, तो अब ये प्रकाशीय तंतु के बच्चों फायदे क्या क्या हैं? प्रकाशीय तंतु के ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही ऑप्टिकल वो जो फाइबर होता है ऐसे होती है, प्लास्टिक कोटिंग होती है ऊपर, ऊपर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है। इसके ऊपर जो है क्लैडिंग, ये एक और लेयर होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। इसके अलावा ये फाइबर कोर होता है, इसे बोलते हैं फाइबर कोर। और इसी में प्रकाश जो है वो ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे दूसरे एंड पर निकलता है। तो ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है। हाँ, अब सैटेलाइट वाले भी आने लगे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सैटेलाइट, जो हम लोगों के घर में ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है, सॉरी वाईफाई यूज हो रहा है, वो ऑप्टिकल फाइबर वाला है। ठीक है, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। तो इन ऑप्टिकल फाइबर्स को जमीन खोदकर आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, वायर के जरिए, आपके खंबे के जरिए आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, तो ये आपके घरों तक पहुंचता है। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका उपयोग क्यों ज्यादा किया जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। यानी कि आपके आपके इससे जो आपका सैटेलाइट होता है, तो सैटेलाइट से जो इंटरनेट मिलता है आपको, वो इंटरनेट से ये काफी सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा जो है एक ऑप्टिकल फाइबर की मदद से लगभग 40,000 घरों तक जो है वो इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। तो 40,000 जो हाउस होल्ड होते हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। तो सस्ता है, एक ऑप्टिकल फाइबर से 40,000 घरों तक, मतलब एक जगह पर ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया तो उससे 40,000 घर जो है इंटरनेट पा सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी तापमान पर यह काम कर सकता है। अगर इसके तापमान की बात की जाए तो -200, माइनस जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से, -50 डिग्री सेल्सियस से लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है। तो किसी भी तापमान पर काम कर सकता है। मतलब अगर आप चाहें तो लद्दाख से गुजारना चाहें तो वहां पे भी चला जाएगा, और आप किसी ज्वालामुखी के बगल से गुजारना चाहें तो वहां से भी चला जाएगा। तो क्यों इसका उपयोग किया जाता है? इसके लाभ क्या है? इसके लाभ यही हैं बच्चों कि ये सस्ता है, एक ऑप्टिकल फाइबर से बहुत सारे घरों को इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, गांव गांव में इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, और किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर पर, तापमान पर यह काम करता है। लगभग -50 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस पर यह काम कर सकता है। तो यह भी नोट कर लीजिएगा बच्चों। हाँ, जिसके घर जो वायरलेस है वो सैटेलाइट वाला वाईफाई होगा। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन भी ठीक ठाक होता है इससे।
हो गया बच्चों? हाँ, ये इंटरनेट में सीज में पहले वाला स्लाइड ये है बच्चों, सॉरी, ये है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जो डेटा होता है उसको प्रकाश में बदला जाता है, और प्रकाश जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए गुजरता है। और ऑप्टिकल फाइबर में जरिए जो गुजरता है, तो इसमें जो एक साइंस का, एक विज्ञान का एक फेनोमेना यूज होता है, विज्ञान का एक कह सकते हैं कि नियम यूज होता है, जो प्रकाश ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ता है, उसे बोलते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए आपसे किसी प्रीलिम्स वगैरह में कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, प्रकाशी तंतु होते हैं, उनमें विज्ञान या ऑप्टिक्स की या प्रकाशिकी का कौन सा फेनोमेना जो है वो यूज होता है, उपयोग होता है, तो आप बताएंगे कौन सी घटना जो है वो प्रकाशी घटना यूज होती है, तो आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसे ये कौन सी प्रकाशीय घटना यूज होती है? तो प्रकाशीय घटना जिसका उपयोग किया जाता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, किस प्रकाशीय घटना का उपयोग होता है? तो आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉपर का नहीं होता है, ग्लास का बना होता है। इसका जो प्रकाशी तंतु नाम दिया गया है ना, तो ये प्रकाशी तंतु बने होते हैं ग्लास के, ये ग्लास फाइबर होते हैं। ठीक है, ग्लास फाइबर होते हैं, ग्लास से बने हुए फाइबर होते हैं। ठीक है, ये उससे नहीं हो, कॉपर से नहीं होते हैं इसके तार। इसके तार बने होते हैं ग्लास के, ग्लास के बने होते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया बच्चों? चलिए, तो मैंने क्या बताया? प्रकाशीय तंतु ग्लास के बने हुए फाइबर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रकाशीय घटना उपयोग में आती है वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेटा को प्रकाश में बदलकर इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, और फिर इसके बाद ये वाईफाई राउटर तक पहुंचता है, जहां पर ये राउटर, वाईफाई राउटर जो होते हैं, इस प्रकाश को फिर रेडियो तरंगों में परिवर्तित कर देते हैं।
ठीक है। तो ये सब होता है। तो भारत और दुनिया में, ठीक है, भारत में और दुनिया में इसी प्रकाशीय तंतु का उपयोग करके जो है गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैंने क्या बताया, सस्ता है, तो सस्ता है तो भारत अपनाएगा ही अपनाएगा। तो ये इंटरनेट देने का जो तरीका है वो काफी सस्ता है, काफी बेहतर है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जा रहा है, भारत में भी इसका उपयोग किया जा रहा है इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो भारत में जो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, एक पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम चलाया गया, जिसको NAOFN के नाम से जाना गया। NAOFN के नाम से, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना गया। ठीक है, इस प्रोग्राम को जो है 2010-12 से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया भारत नेट परियोजना। अभी किस नाम से जाना जाता है बच्चों? भारत नेट परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। भारत नेट प्रोजेक्ट या भारत नेट परियोजना के नाम से जाना जाता है। 2015 वगैरह में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसमें जो एम था, इसका जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कि भारत में लगभग लगभग 2 लाख, 2.25 लाख के करीब जो ग्राम पंचायत हैं, 2 सवा 2 लाख के करीब जो ग्राम पंचायत हैं, उन ग्राम पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत में जो है वो 2.25 लाख ग्राम पंचायत में जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना, में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना। तो लक्ष्य क्या है? 2.25 लाख ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना, ये इसका लक्ष्य था, और इसके तहत जो है वो इसके काम की शुरुआत की गई थी। अभी जो हालात, ये इसके अगर लेटेस्ट बात की जाए कि क्या हुआ है इसका, तो लगभग अभी मतलब फिलहाल जो लेटेस्ट अभी इंफॉर्मेशन आई है, उसके हिसाब से लगभग 2.25 लाख ग्राम पंचायत तक, ठीक है, ये नेटवर्क पहुंच चुका है। तो ऑलरेडी ये पहुंच चुका है, कहां तक पहुंच चुका है, कहां तक बच्चों? लगभग 2.18 लाख, लगभग ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, 42.13 लाख रूट किलोमीटर, यानी इतना लंबा नेटवर्क बिछाया गया है। 42.13 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो मार्च 2025 तक जो है वो बिछाई जा चुकी है। ठीक है, नियरली 6.93 लाख किलोमीटर डिप्लॉयड बाय जनवरी 2025, यानी 2025 तक लगभग 6.93 थी, और बाद में नियरली लाख किलोमीटर डिप्लॉयड बाय जनवरी 2025, और साथ ही साथ जो है मार्च 2025 तक जो है लगभग 42.13 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका था। ठीक है, तो इसको जबरदस्ती क्यों नोट करेंगे आप, जब जितना अपडेटेड आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, फिर 12.2 लाख FTTH जो है कनेक्शन इंस्टॉल, एंड 10.5 लाख पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जो है वो डिप्लॉयड। मतलब 12.2 लाख FTTH का मतलब ये होता है कि सीधे घरों में जो कनेक्शन दिया गया है। तो जो घरों में कनेक्शन दिया गया है वो 12.2 लाख है, और 1.05 लाख जो है पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, यानी कि जो ग्राम पंचायत में एक जगह पर ग्राम पंचायत में जो है वाईफाई स्पॉट बना दिया गया है, वहां पर जाकर लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया गया है ग्राम पंचायत में 1.05 लाख, और 12.2 लाख घरों तक जो है ये कनेक्शन दिया जा चुका है। फंडिंग जो है वो फेज 1 एंड 2 में जो हुई है टोटल, वो 42,068 करोड़ रुपए, ठीक है, हो चुकी है, जिसमें जो है अभी तक जो है 39,825 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो खर्च अभी तक मतलब अलॉट किया गया था लगभग 42,000 करोड़ रुपए, और जो खर्च अभी तक हो चुके हैं 39,825 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2025-26 के यूनियन बजट में, यानी इस साल का जो बजट था, उसमें जो है 238% बढ़ोतरी की गई। ठीक है, बढ़ाया गया इसका बजट विथ 22,000 करोड़ इमार्क फॉर रूरल ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन। तो अब इसको और बढ़िया करने के लिए और तेज स्पीड करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए जो है वो 2025-26 में एलोकेट किए गए हैं। तो नेक्स्ट ईयर मतलब कि बेहतर इंटरनेट देने के लिए, बेहतर और तेज स्पीड
और तेज स्पीड इंटरनेट देने के लिए, इंटरनेट के लिए इंटरनेट के लिए भारत सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए अभी 2025-26 के बजट में दिए हैं। तो ये अभी पूरा डेटा मैं आप लोगों को मतलब प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जो भी लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, लेटेस्ट डेटा है। तो एनओएफएन का क्या लक्ष्य था बच्चों? एनओएफएन का लक्ष्य था कि 2.25 लाख ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना है। पहले हम देंगे 2 MBPS की स्पीड। ठीक है, 2 MBPS की देंगे, यानी शुरुआत में जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे किससे? 2 MBPS की स्पीड से, और फिर बाद में इसी को बेहतर कर दिया जाएगा लगभग लगभग 100 MBPS की स्पीड में। ठीक है, बाद में इसको हम लोग क्या कर देंगे कि और बेहतर कर देंगे, इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी तक 2 MBPS की स्पीड मिल रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ और देकर कहा है कि इसको 100 MBPS के करीब कर दिया जाए। तो ये काम किया जा रहा है। तो ये बच्चों भारत नेट परियोजना, ठीक है, भारत नेट परियोजना एनओएफएन नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के हिसाब से शुरू की गई, और बाद में इसका नाम बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया भारत नेट परियोजना। नोट कर लीजिए इसको। अरे यार दिव्या पांडे, क्या बताएं हम तुमको। यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, मेडिकल लाइन में भी यूज होता है। कहाँ ये एमआरआई सीटी स्कैन, अरे यार वो दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है, पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ जोड़ते हो तुम लोग, समझ ही में नहीं आता। यहाँ इंटरनेट ब्रॉडबैंड की बात हो रही है, सीटी स्कैन एमआरआई दूसरी चीज होती है, मेडिकल। इंटरनेट ब्रॉडबैंड तक ही सीमित रहो दिव्या पांडे, और सब जगह नहीं होता। इंटरनेट से सीटी स्कैन होता है क्या? सुना है क्या तुमने? हम तुम्हारे धरती पर तो नहीं होता, हमारे गोले पर। तुम्हारे यहाँ होता होगा सीटी स्कैन और एमआरआई जो है वो, उससे इंटरनेट से। यहाँ इंटरनेट की बात चल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। मूड खराब कर देते हैं ये सब, पता नहीं कहाँ कहाँ से नॉलेज की कहाँ कहाँ। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का मतलब होता है इंटरनेट का कनेक्शन, जिससे तुम मोबाइल चला रहे हो, जिससे हमारा हमारा वीडियो देख पा रहे हो, जिससे हमारे क्लासेस कर पा रहे हो, ये सब है। हो गया बच्चों? 2011 में आया खुशी व्यास, ये प्रोजेक्ट 2011 में आया। ठीक है, जिन लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है वो 2011 में आया, 2011 में आया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा अपडेट किया है इन्होंने। ठीक है, ये 2.5
2.25 लाख शुरुआत में था, फिर बाद में इसे कह दिया गया, तो क्योंकि कुछ गांव वगैरह इंक्री वो बढ़े थे, तो 2.5 लाख, यानी कि 50 लाख, यानी 2.50 लाख ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना। तो लक्ष्य जो है इसका चेंज किया गया था कि पहले कुछ कम गांव का रहा होगा जो भी रहा, लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। लक्ष्य अब इसका लक्ष्य था 2.50, यानी कि 2.50 लाख जो है वो ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। भारत में यूज हुआ श्याम सुंदर पासवान, अब उस गांव का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, देखो खुद सर्च कर लेना अगर मिल जाए तो। सबसे पहले कहाँ यूज हुआ, भारत में यूज हो रहा था और कहाँ यूज हो रहा था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, भारत नेट परियोजना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 2.5 लाख ग्राम पंचायत कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया। तो 2 दशमलव, पहला पॉइंट जो लिखा है उसमें जो लोग करेक्ट नहीं किए हों नोट कर लीजिए कि 2.18 लाख ग्राम पंचायत तक ये पहुंच चुका है। लक्ष्य कितना था? 2.50 लाख ग्राम पंचायत तक। अभी तक कितना पहुंच चुका है? 2.18 लाख ग्राम पंचायत तक। 42 लाख 13 हजार करोड़ 42 लाख 13 हजार करोड़ तक रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है। ये केवल कितनी बिछाई जा चुकी है, कितनी लंबी? 42.13 लाख जो है किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है मार्च 2025 तक। 12.2 लाख घरों तक और 1.5 लाख ग्राम पंचायत में वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए ये पहुंचाया गया है। टोटल जो है इसका इन्वेस्टमेंट 42,000 करोड़ रुपए था, जिसमें 39,000 करोड़ रुपए, लगभग 40,000 करोड़ रुपए दिसंबर 2023 तक लगाए जा चुके हैं। यूनियन बजट जो है 2025-26 का, उसमें इसके बजट को 238% बढ़ा दिया गया और लगभग 22,000 करोड़ रुपए जो है वो 100 MBPS की स्पीड देने के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो होप कि ये नोट कर लिया गया होगा। तो बच्चों ये इंटरनेट जो है वो, ये कनेक्शन जैसे भारत में है, तो भारत में तो भाई जैसे मान लीजिए कि अ, भारत में जो कनेक्शन, भाई भारत का नक्शा बनाना नहीं आता मुझे यार। ठीक है, तो मान लीजिए ये भारत में जो कनेक्शन है वो आपका अ, ऐसे मतलब पूरे यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट, ये हर जगह पूरा बिछा दिया गया है। लेकिन ये इंटरनेट कनेक्शन और देशों से, मान लीजिए कि अफ्रीका है, ठीक है, या फिर यूरोप है, या फिर इधर मलेशिया वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, इनसे कैसे कनेक्ट होता है? तो इनसे कनेक्ट होता है बच्चों
यही ऑप्टिकल फाइबर आता है समुद्र के अंदर से। समुद्र के अंदर से ये ऑप्टिकल फाइबर्स आते हैं और अलग अलग जगहों से आते हैं और उसके बाद हमारे इंडिया से कनेक्ट होते हैं और फिर इंडिया में ये कनेक्ट होकर पूरे चारों तरफ, पूरे धरती मतलब पूरे भारत में ये इनका फैलाव होता है। तो भारत के अंदर तो हमने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग करी है, लेकिन विदेशों से यानी कि दूसरे देशों से ये ऑप्टिकल फाइबर कैसे कनेक्ट होते हैं, समुद्र के नीचे ऐसे लाइनें भी छाई जाती हैं। देखिए ऐसे ही आपको रियल फोटोग्राफ दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ऐसी मोटी मोटी जो है वो समुद्र की सतह पर जो है वो केबल बिछाए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं, ऐसे होते हैं। और ये ऑप्टिकल फाइबर जो हैं इसके अंदर कई ऑप्टिकल फाइबर, हजारों ऑप्टिकल फाइबर एक मोटे से केबल के अंदर मौजूद होते हैं। समुद्र के अंदर से इनको एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की पूरी नेटवर्किंग होती है और भारत जो है इस तरीके के पूरे नेटवर्क के पूरे जाल से जुड़ा हुआ है, समुद्र के नीचे, जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे, मतलब ये पूरा, ये देखिए आप, पूरा नेटवर्क जो है ये भारत का पूरा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। पूरा हर जगह से इंडिया जो है वो इंटरनेट के इस ऑप्टिकल फाइबर के जाल से देखिए चारों तरफ से ऐसे देखिए पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी दुनिया में भारत जो है वो इंटरनेट के जाल से यानी कि ये ऑप्टिकल फाइबर के जाल से जुड़ा हुआ है। और देश के अंदर ऑप्टिकल फाइबर को कैसे कनेक्ट किया गया है? ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट किया गया है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या भारत नेट परियोजना से। तो कहां कहां पे ये ऑप्टिकल फाइबर विदेशों से आते हैं और कहां पर लैंडिंग साइट्स हैं? लैंडिंग साइट का मतलब कनेक्टिंग साइट, मतलब यहां से आया तो यहां पर कनेक्ट हो गया, यहां से आया तो यहां पर कनेक्ट हो गया, यहां से आया तो यहां पर कनेक्ट हो गया। तो लैंडिंग साइट उसे बोला जाता है, जहां से भारत में, जहां से पूरे विदेशों के ये जो ऑप्टिकल फाइबर हैं वो जहां पर भारत में कनेक्ट होते हैं तो उसे लैंडिंग साइट कहा जाता है। तो पूरी दुनिया से जो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो लैंडिंग स्टेशन जो इंडिया में है, कहाँ कहाँ है बच्चों? मुंबई में है, चेन्नई में है, कोच्चि में है, तूतीकोरन तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये सब लैंडिंग साइट है बच्चों। लैंडिंग साइट का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर पूरी दुनिया का इंटरनेट आकर कनेक्ट होता है, मतलब किस जो है वो हमारे तट वाले शहर होते हैं उनमें कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है। तो मुंबई में कनेक्ट होता है, चेन्नई में, कोच्चि में, तूतीकोरिन में, विशाखापट्टनम, ये लैंडिंग साइट कहलाती हैं। यानी पूरी वैश्विक जो हमारा जो है ग्लोबल जो नेटवर्क है वो कहाँ कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है जिस ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसमें कई हैं, जैसे कि CMEWE4 है। इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप 4, ठीक है। तो ये सिंगापुर से फ्रांस और वाया इंडिया एंड मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, कैसे? सिंगापुर से फ्रांस कनेक्ट करता है, सिंगापुर से फ्रांस ऐसे कनेक्ट करता है वाया इंडिया और मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो इसको, ये केबल का नाम है, केबल का नाम क्या है बच्चों? CMEWE4, जिसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप 4। ये सिंगापुर से फ्रांस को जोड़ता है वाया इंडिया से गुजरते हुए और मिडिल ईस्ट से गुजरते हुए। दूसरा जिससे भारत कनेक्टेड है CMEWE5, साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप 5, ठीक है। ये जो है एक्सपेंडेड वर्जन है कनेक्टिंग यूरोप टू साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि यूरोप से, यूरोप कंट्री को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। टाटा TGN, टाटा ग्लोबल नेटवर्क, TGN का फुल फॉर्म टाटा ग्लोबल नेटवर्क। ये ग्लोबल सिस्टम जो है वो टाटा कम्युनिकेशन ओन करता है, ठीक है। और जो है दुनिया में कई जगह पे कनेक्ट है, इसकी भी लैंडिंग साइट मुंबई वगैरह होगी। I2I केबल, इंडिया टू सिंगापुर इंटरलिंक, डायरेक्ट केबल लिंक बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो डायरेक्ट इंडिया से सिंगापुर को कनेक्ट करने वाला लिंक है I2I केबल, इंडिया को सिंगापुर से इंटरलिंक करता है। इसके बाद BBG, बे ऑफ बंगाल गेटवे, इंडिया को UAE से, श्रीलंका और मलया, ठीक है, ठीक है, मलेशिया, सॉरी मलेशिया। तो BBG जो है बे ऑफ बंगाल गेटवे, इंडिया को UAE से कनेक्ट करता है, श्रीलंका से और मलेशिया से। फ्लैग है यूरोप एशिया, फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब, यूरोप से एशिया को कनेक्ट करता है, यूके से जापान, सबसे बड़ा नेटवर्क यही है, यूके से जापान कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट और इंडिया से होते हुए। सेफ है साउथ अफ्रीका फॉर ईस्ट, साउथ अफ्रीका से मलेशिया तक वाया इंडिया, इंडिया से गुजरते हुए, ठीक है, मलेशिया को कनेक्ट करता है। IMEWE, इंडिया मिडिल ईस्ट वेस्टर्न यूरोप, इंडिया को यूरोप से वाया मिडिल ईस्ट कनेक्ट करता है। तो भारत जो है वो मुख्य
जिन जिन इंटरनेशनल नेटवर्क से ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, जो ये आप जाल देख रहे हैं, वो ये सब है। लैंडिंग साइट कहाँ कहाँ पे कनेक्ट होते हैं ये भारत में आकर, वो ये स्टेट या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये कनेक्ट होते हैं। तो ये पूरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। पहले लैंडिंग साइट जहां पर भारत ग्लोबल नेटवर्क से भारत कनेक्ट होता है, वो उन्हें लैंडिंग साइट कहा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए इसे। इसे लैंडिंग साइट, लैंडिंग स्टेशन।
स्लाइड तो चेंज कर दिया। स्लाइड तो आप लोगों को चेंज कर दिया है। ये वाला हो गया, ये वाली स्लाइड हो गई। नोट हो गया बच्चों, ये वाला नोट हो गया। हो गया बच्चों।
नोट कर लिया सबने? तो ये पूरा का पूरा बच्चों ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग का मामला था। तो ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे काम करती है, किस लेवल पर काम करती है, और भारत में इसकी कनेक्टिविटी किस लेवल पर है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी किस लेवल पर है, ये सारी बातें मैंने यहां पर बताई। सबने नोट कर लिया बच्चों? चलिए, तो बच्चों ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख ली। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और श्रीलंका के बाद लिखा हुआ है एंड मलेशिया, श्रीलंका एंड मलेशिया, रश्मि तोमर। तो ऑप्टिकल फाइबर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एग्जाम में पूरा प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकते हैं और मेंस में भी सवाल आ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सुपर कंप्यूटर के बारे में। आकाश वर्मा कर रही हैं सर, मैं आकाश वर्मा कह रहे हैं कि सर मैं एक सर से और पढ़ा हूं, वो इतना कुछ बताया ही नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बहुत बढ़िया हो। थैंक यू सो मच आकाश भाई, थैंक यू सो मच। बस मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सफल हो जाएं, बस कोशिश है। अजय तनु कह रहे हैं थैंक यू सर, अजय तनु कह रहे हैं थैंक यू सर, हमेशा सोचता था कि कैसे चलता है इंटरनेट, आज क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ गया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसे सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, इनका एप्लीकेशन कहां पर होता है, फिर क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, फिर एआई क्या होता है, फिर रोबोटिक्स क्या होता है। ये सब बातें हम लोग समझेंगे बच्चों, लेकिन आज इतना ही रखते हैं। कल इस फ्रेश टॉपिक को, सुपर कंप्यूटर एंड क्वांटम कंप्यूटर्स और एआई जो है वो कल हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जिससे कि आप लोग जो है इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी हो पाए, और आप क्या है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएं, आप इसका जवाब दे लें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की कहानी जो है वो कल की तरफ देखेंगे। तो आज मजा आया बच्चों, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हुई, सारी चीजों में को के सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, डेली रिवाइज करते रहिए, रोज इसको रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आपको कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी एक भी सवाल इधर से उधर आपको नहीं होने पाएगा। बस आप इसे रिवाइज करते रहिए, और साथ ही साथ अपना करंट अफेयर की मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ते रहिए। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल यादव।